डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं राहुल सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं संकरण। मेरे भाई, ये है तो क्लास 11th केमिस्ट्री में, लेकिन ये जो आपका संकरण नाम का जो टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन नाम का जो टॉपिक है, ये आपको 12th में, बीएससी में, एमएससी में आपको कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो आईआईटी हो, या फिर कॉलेज लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में हर एक जगह ये काम आने वाला टॉपिक है ना। और मेरे भाई, आगे आपको ये टॉपिक कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल आपको 11th में ही पढ़ाया जाएगा। आगे जाकर सिर्फ आपसे ये बोल दिया जाएगा कि आपने इसको 11th में पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है कि मेरे भाई, ये आपका जो संकरण नाम का या हाइब्रिडाइजेशन नाम का जो टॉपिक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बहुत अच्छे से इसका वेलकम करने वाले हैं, बड़े मस्त तरीके से इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे भाई कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होगी, उसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है मेरे भाई, जो कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, वो मेरे भाई 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आपको पता ही है मेरे भाई, जो आपका एस उपकोष होता है, केवल इसमें एक ही कक्षक होता है, ये है ना। और इस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी आपका जो उपकोष होता है, इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, ये इस टाइप के 3 कक्षक होते हैं। डी उपकोष में मेरे भाई आपके पता है 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5। और इसी प्रकार से जो आपका एफ उपकोष होता है मेरे भाई, इसमें आपके 7 कक्षक होते हैं, ठीक है, 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7 कक्षक होते हैं। आपको पता है एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन, पी में 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 कक्षक तो मेरे भाई इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद मेरे भाई आपको पता ही है कक्षाओं की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है? 7 है। और आबाहु महोदय ने, आपको यहां पर दिख रहा होगा, आबाहु महोदय ने बताया था कि जो आपकी पहली कक्षा होती है, केवल और केवल आपका उसमें एस होता है। आपको यहां पर दिख रहा होगा केवल एस है। दूसरी कक्षा के पास एस और पी दोनों होते हैं। तीसरी कक्षा के पास एस पी डी तीनों होते हैं। फिर चौथी कक्षा से एस पी डी एफ स्टार्ट होते हैं, तो ये अंत तक चलते हैं। ये चीज आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आबाहु का नियम आपको आना चाहिए, जरूरी है ना। चलो, अब यहां पर मेरे भाई आपने एक चीज और सीखी होगी, जो नील्स बोर का मॉडल आपको पढ़ाया गया था। इस नील्स बोर के मॉडल में आपने वो चीज सीखी होगी, ठीक है। नील्स बोर महोदय ने ये एक चीज बता के रखी थी कि मेरे भाई, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है लगभग निश्चित होती है ना। जैसे पहली कक्षा की ऊर्जा है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होगी, दूसरी की अलग होगी, तीसरी की अलग, चौथी की अलग, मतलब ये इस टाइप से होती है। मतलब यदि पहली कक्षा में केवल एस है तो उसकी ऊर्जा समान होगी। दूसरी कक्षा में अगर एस और पी है तो एस और पी दोनों की ऊर्जा समान होगी। तीसरी कक्षा में यदि एस पी डी एफ 3 है तो तीनों एस की, पी की, डी की, तीनों की ऊर्जा लगभग समान होगी। ये चीज आप याद रखना, एक कक्षा के सभी कक्षकों की ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें आप हमेशा के लिए याद रखने वाले हो मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया आपका ये सोडियम, है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई आपके पास पता है 11 होता है। अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो आ जाएगा 1s2 2s2, है ना, 2p6 और आपका 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 11 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं। अब मेरे भाई इसमें आपको दिख रहा होगा अंतिम कक्षा आपकी तीसरी है, अंतिम कक्षा तीसरी है, और इस सोडियम के पास अंतिम कक्षा का केवल एस है।
अंतिम कक्षा का केवल एस है। वो एक अलग बात है कि तीसरी कक्षा के पास एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। वट अभी सोडियम के पास केवल तीसरी कक्षा का एस है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसे मेरे भाई मैंने यहां पर लिख दिया नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, मैंने परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 1s2 2s2 और यहां पर 2p3 है ना। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे भाई जो अंतिम कक्षा है वो दूसरी कक्षा है ना। दूसरी कक्षा है अंतिम कक्षा, और दूसरी कक्षा का एस भी है और दूसरी कक्षा का पी भी है। मतलब यहां पर दूसरी कक्षा के यहां पर दो कक्षक हैं जिसमें एस और पी दो कक्षक हैं। क्लियर हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं, कक्षक को ऑर्बिटल हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। अब यदि मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई आप बताओ कि दूसरी कक्षा का एस और पहली कक्षा का एस, क्या इन दोनों की ऊर्जा समान होगी? बोलो, क्या समान होगी? तो आप कह दोगे सर बिल्कुल नहीं होगी दोनों की ऊर्जा समान, क्योंकि सर ये पहली कक्षा का है और ये दूसरी कक्षा है। तो जी हां मेरे भाई, आपको ऐसे ही याद रखना है, अगर दो कक्षाएं हैं और दो कक्षाओं के कक्षक हैं तो उनकी ऊर्जा कभी भी समान नहीं हो सकती। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि मेरे भाई क्या 2s और 2p की ऊर्जा समान होगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि दूसरी कक्षा का ही ये s है और दूसरी कक्षा का ही ये p है, मतलब इनकी ऊर्जा समान होगी। मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई, एक कक्षा के जितने भी एक कक्षा के जितने भी कक्षक होते हैं उन सभी की ऊर्जा समान होती है। क्लियर हुआ? इतना सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम मेरे भाई संकरण पे आते हैं। और ये मेरे भाई जो संकरण है एक घटना है। संकरण क्या है? एक घटना है। ठीक है, संकरण एक घटना है और मेरे भाई ये एक घटना है, या फिर हम ऐसा कहें यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है ना। और ये ऐसी घटना, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी परमाणु के एक ही कक्षा के कक्षक भाग लेते हैं। क्या मैंने बोला कि ये घटना प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी कोई भी परमाणु हो सकता है मेरे भाई, किसी भी परमाणु की एक ही कक्षा, ध्यान रखना कक्षा एक ही होगी। जैसे मान के चलो दूसरी कक्षा में संकरण हो रहा है तो केवल दूसरी कक्षा में ही होगा, दूसरी और पहली में नहीं हो सकता, तीसरी और चौथी में नहीं हो सकता, पांचवी छठवीं में नहीं हो सकता, केवल एक ही कक्षा में संकरण होगा, या तो दूसरी में ही होगा या तीसरी में या चौथी में। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की एक ही कक्षा, यहां पर कक्षा लिखना था सॉरी, है ना, एक ही कक्षा के मेरे भाई कक्षक भाग लेते हैं। ध्यान रखना, संकरण में एक ही परमाणु, कोई भी एक परमाणु हो सकता है और उस परमाणु की एक ही कक्षा के कक्षक भाग ले सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो मेरे भाई ये सोडियम है, तो इस नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के जो परमाणु है जिसमें अंतिम कक्षा, और एक बात याद रखना, एक ही कक्षा, वो कौन सी कक्षा होनी चाहिए? अंतिम कक्षा होनी चाहिए। और उस अंतिम कक्षा का कक्षक भाग लेंगे। जैसे अंतिम कक्षा का S है इसके पास और ये P है, तो S और P ही भाग लेंगे। यहाँ पर 1s और 2s भाग नहीं लेगा, 1s के साथ 2p भाग नहीं लेगा, केवल एक ही कक्षा के यहाँ पर कक्षक भाग लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक ही कक्षा के कक्षक इसमें भाग लेते हैं। और मेरे भाई वो आपके जो कक्षक हैं वो कक्षक आपके अर्धपूरित हो सकते हैं। जैसे मान के चलो आपका ये क्या है? S है। क्या है? P है। क्या है? P। तो अभी आपका जो P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6। अब यदि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये आपका जो P होगा वो से आधा भरा होगा, अर्धपूरित होगा, मतलब ये भाग इसमें ले सकता है। अब यदि P आपका पूरा भरा हुआ है तो पूरा भरा हुआ भी भाग ले सकता है। अब यदि आपका जो P है, अभी देखो इस कंडीशन में P आपका अपूर्ण है, क्योंकि ना तो पूरा भरा ना तो आधा भरा, मतलब अपूर्ण है, मतलब ये भी भाग ले सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई कि जो आपका संकरण होता है, संकरण में किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा के अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण किसी प्रकार के भी कक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। समझ में आपको आया?
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। तो आइए एक बार हम संकरण को स्पष्टली समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वह घटना जिसमें किसी परमाणु, अब परमाणु आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले मतलब मेरे भाई जब एक ही कक्षा, मतलब जब अंतिम कक्षा के कक्षक भाग लेंगे तो वो कक्षक समान ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे। तो ध्यान रखना है, संकरण में अंतिम कक्षा भाग लेती है और अंतिम कक्षा के ही कक्षक भाग लेते हैं। तो अंतिम कक्षा के कक्षक होंगे, एक ही कक्षा के कक्षक होंगे तो वो समान ऊर्जा वाले होंगे। ठीक है, जिसमें किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, एक कक्षक नहीं होगा, एक कक्षक से कोई संकरण नहीं होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक कक्षक आपस में सहयोग करके, ठीक है, ऊर्जा का पुनर्वितरण, सहयोग करेंगे और ऊर्जा का क्या करेंगे, आपस में पुनर्वितरण, मतलब एक कक्षक उसको देगा और दूसरा कक्षक उससे लेगा, मतलब आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण, लेन देन करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका ये सोडियम ही है, क्या है ये सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। ठीक है, 1s2 2s2 और ये आपका 2p3 है ना, तो ये आपका s हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, p है ना, ये p है, p के अभी p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो p के 3 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भराएंगे। अब p के कितने कक्षक हैं, 3, और s का कितना कक्षक है, 1 है ना, और आपस में अब ये दोनों कक्षक सहयोग करेंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे, है ना। और जब ये ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो मेरे भाई कुछ नए कक्षकों का निर्माण होगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो एक s का 1 और p के कितने हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3। यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों पे नहीं ध्यान दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है 1 है, उस पे नहीं ध्यान दिया, यहां पर कक्षकों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो एक कक्षक इसका है और 3 कक्षक इसके हैं, 3 और 1 इसका, 4 जब सहयोग करेंगे तो नए कक्षकों का निर्माण भी 4 ही होगा। ध्यान रखना, इसमें एक विशेष बात यह भी है, जितने कक्षक आपस में सहयोग करेंगे उतने ही कक्षक नए बनेंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर s और p के कक्षक अलग अलग होंगे, जब नए कक्षकों का निर्माण होगा तो वो कक्षक आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो s में कितने थे, 2, तो ये 2 हर 2, p में कितने थे, 1 2 3, तो 1 2 3, समझ गए ना। ठीक है, तो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही क्रिया कहलाती है आपकी संकरण। क्लियर हुआ। अब एक बात और, इस प्रक्रिया में नए बने कक्षकों को संकृत कक्षक बोलते हैं, मतलब इसमें जैसे मान के चलो इनने सहयोग किया और ये नए बने, है ना, तो ये आपका नया कक्षक है और इस कक्षक का जो नाम होगा वो होगा संकृत कक्षक, संकृत कक्षक। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो नए कक्षक बनते हैं उनको हम बोलते हैं संकृत कक्षक। यहाँ संकृत कक्षकों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो ये मेरे भाई आपका संकरण हो चुका है, आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे मेरे भाई आपको ये चीज दिखाने वाला हूं कि जो आपका संकरण होता है वो लगभग आपको 6 प्रकार का पढ़ना है। ठीक है, संकरण आपको कितने प्रकार का पढ़ना है, 6 प्रकार का। ठीक है, संकरण, संकरण के प्रकार कितने पढ़ने हैं मेरे भाई, आपको 6 पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला रहेगा sp संकरण, sp संकरण। अब sp संकरण कब बनेगा, तो मेरे भाई जब देखो, जैसे मान के चलो ये हमने बना लिया s, क्या बना लिया s, और ये हमने बना लिया p, 2p बना लिया। ठीक है, तो देखो यहां पर p के पास 3 होते हैं और s के पास कितने होते हैं, 1 ही होता है ना। तो sp कब बनेगा, जब एक मतलब अंतिम कक्षा का एक s, जैसे एक s और एक p, क्योंकि एक s और एक p दिख रहा है, एक s और एक p आपस में सहयोग करेंगे तो आपका बनेगा sp संकरण। जैसे आपका ये s है 1 है ना, और p का भी आपको केवल क्या मिले, 1 मिले, एक कक्षक, कक्षक पे ध्यान दिया जाएगा, एक कक्षक मिले तो आपका sp बनेगा। ठीक है, चलो, है ना। फिर दूसरा होता है आपका sp स्क्वायर, कब बनेगा, जब s का 1 मिले और p के कितने मिलने चाहिए, 2 कक्षक मिलने चाहिए। ठीक है, अभी एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कक्षक भाग लेगा, है ना। अब यहाँ पर 2 कक्षक भाग लेंगे तो यहाँ पर 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। ठीक है, चलो, है ना। sp3 कब बनेगा, जब s का 1 मिले
और p के कितने मिले 3, इस टाइप से तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों भाग लेंगे। s का 1 p के 3 मिले तो sp3 बनेगा। ठीक है, इसके बाद होता है फिर sp3d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक और D का एक कक्षक जब आपस में सहयोग करेंगे तो sp3d बनेगा। ठीक है, चलो अगला sp3d स्क्वायर। S का एक, P के 3 और D के 2 कक्षक आपस में क्रिया करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो sp3d स्क्वायर बनेगा। इसके बाद sp3dq कब बनेगा? जब S का 1, P के 3 और D के 3 बनेंगे तो sp3d संकरण बनेगा। तो ये संकरण के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, अब मेरे भाई संकरण अपने साथ कुछ नियमों के साथ चलता है, बिना नियम के कोई संकरण कंप्लीट नहीं होता। तो अब हम पहुंचते हैं संकरण के नियम पर। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना संकरण के 5 नियम हैं, शर्तें भी हम इन्हें बोल सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है अभी तक इस संकरण में उसमें सब कुछ सीख चुके हो। बस एक बार आपको याद दिला रहा हूं फिर से, ये चीज है। कोई थ्योरी मत देखना, थ्योरी देख के आप डरना मत, टेंशन मत लेना, बिल्कुल है ना, सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, समझा चुका हूं मैं, है ना। देखो पहला पॉइंट नियम इसका क्या है? संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। सीख चुके क्या आप? आपने पढ़ चुका है ना, आपने अभी पढ़ा है। संकरण में एक ही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और एक ही परमाणु के अंतिम कक्षा के कक्षक भाग लेते हैं, मतलब उनकी ऊर्जा समान होगी। तो यही तो बोला है मैंने, संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। सीख चुके। चलो सेकंड पॉइंट, संकरण की क्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। ये भी तो सीख चुके, अभी आपको सिखा दिया, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, बिल्कुल है ना। चलो नेक्स्ट, संकरण में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। अभी सीख चुके क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो आगे की जो वीडियो थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप बकवास समझ के उसको स्किप अगर किए हो ना तो आप जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना मजा नहीं है ना। चलो ओके, चलो संकरण के फलस्वरूप बनने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, बिल्कुल है ना मेरे भाई। जैसे मान के चलो यहां पर S है ना और ये आपका P है ना, S और ये P ने आपस में क्रिया की और नए कक्षक बन चुके हैं आपके 4, है ना। अब यहां पर ये पॉइंट में कहा गया है कि संकरण के बाद जो संकृत कक्षक ये वाले बनेंगे, इनकी जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। इनकी चारों कक्षों को 1 2 3 4 कक्षक बने, चारों की ऊर्जा कैसी होगी? समान होगी, कोई की अलग अलग नहीं होगी। ये चीज कही है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कहा संकरण के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति मतलब आकृति, ज्यामिति मतलब आकृति, है ना। जैसे मान के चलो यहां पर मैंने लिख दिया H2, है ना। अब ये H2O की आकृति किस प्रकार की होती है? जैसे हमारी आकृति आप देख रहे हो ऐसी है ना, बोर्ड की आकृति आप देख रहे हो ऐसी है। तो इसी प्रकार जो H2O है इसकी आकृति क्या है, किस टाइप की होती है ना। और वंद कोण मतलब H2O में HO और जो H हैं इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, कितने का कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो भी आप पता कर सकते हो यदि आपको इसका संकरण पता है तो। आप ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, आप टेंशन मत लो, आप चुटकियों में मात्र 1 सेकंड में देखकर संकरण निकालोगे। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, टेंशन क्यों लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, चलो है ना। तो यदि आपको किसी अणु का संकरण पता चल जाता है तो उस अणु की आप आकृति बता सकते हो, किस आकृति का है, उसकी आप बंद कोण बता सकते हो, उसमें कौन सा कोण है, सब कुछ बहुत अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। बस है ना, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ बने रहो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो ये मेरे भाई संकरण के नियम हुए, संकरण की शर्तें हुई। संकरण हम 2 ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे, 2 ट्रिक से हम पढ़ेंगे। पहली हमारी रहेगी शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक में भी आपको मैं दो ट्रिक बताऊंगा। दूसरी जो हमारी ट्रिक रहेगी, जो लॉन्ग ट्रिक रहेगी, आपको बता देता हूं मेरे भाई, दोनों ही ट्रिक आपको काम आने वाली है। शॉर्ट ट्रिक आपको ऑब्जेक्ट में काम आएगी, आपको 12th में, आपको बीएससी में, आपको एमएससी में, चाहे नीट हो, जेडब्ल्यू, कहीं भी आपकी जो काम आने वाली ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और जो लॉन्ग ट्रिक है मेरे भाई वो आपकी 11th में काम आने वाली है और 12th में काम आने वाली है।
समझ गए? तो आपको दोनों ही ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको संकरण सिखाऊंगा, इसके बाद हम पहुंचेंगे लॉन्ग ट्रिक पे। ओके मेरे भाई, तो इतना आपको क्लियर हो चुका है।